दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख कास्ट अवे ऑन जस्टिस के चंद्रू कमेटी रिपोर्ट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज का एक अद्वितीय और विवादास्पद पहलू है जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता रहा है। यह व्यवस्था न केवल सामाजिक वर्गीकरण और संरचना का रूप है, बल्कि इसमें विविध आयाम और जटिलताएं हैं। हाल ही में तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के 2 भाई बहनों पर उनके ही समुदाय के सहपाठियों द्वारा जानलेवा हमले की पृष्ठभूमि में गठित न्यायमूर्ति के चंद्रू समिति ने इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। समिति ने राज्य सरकार को सिफारिश की है कि छात्रों को किसी भी तरह के रंगीन कलाई बैंड, अंगूठी या माथे के निशान, तिलक पहनने से रोका जाए, जो जाति की पहचान के तौर पर काम करते हैं। जातिवाद वर्तमान में सामाजिक असमानता का एक बड़ा कारण बन गया है। इसे समाप्त करने के लिए इतने समाज सुधारकों ने प्रयास किया। संविधान में सामाजिक समानता के लिए प्रावधान बनाए गए, लेकिन आज भी जातिवाद समाज से समाप्त नहीं हो सकी। इस लेख में हम जाति प्रथा के विभिन्न पहलुओं, इसके ऐतिहासिक विकास, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, समकालीन स्थिति और इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जाति प्रथा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। जाति प्रथा की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। वैदिक साहित्य, विशेष रूप से ऋग्वेद में समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने का उल्लेख मिलता है। यह विभाजन मुख्यतः कर्म और धर्म के आधार पर किया गया था। इसके तहत समाज को 4 मुख्य वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था का गठन समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए किया गया था। यह एक प्रकार की सामाजिक अनुशासन और संगठन वाली व्यवस्था थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्थान और कर्तव्य निर्धारित था। इस प्रणाली का निर्माण लोगों के कार्य के आधार पर किया गया था। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर निर्धारित की गई थी, उसी वर्ण व्यवस्था ने समय के साथ कठोर जाति प्रथा का रूप ले लिया। उत्तर वैदिक काल आते आते इस व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा और यह व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई। समाज में जातियों और उपजातियों की संख्या बढ़ने लगी और उनके बीच की सीमाएं कठोर होती गईं। जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत जैसी प्रथाएं समाज में प्रचलित हो गई। समाज में वर्ग विशेष का प्रभुत्व होने लगा। मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों ने इस व्यवस्था को मजबूती दी, जिससे जाति प्रथा ने भारतीय समाज में गहराई से जड़ें जमा ली। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जातियां विभाजित होने लगी। धीरे धीरे उच्च वर्ग के लोगों का समाज में प्रभुत्व स्थापित होने लगा और निम्न वर्ग की दिशा दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगी। लेकिन सवाल ये है कि इस जाति प्रथा के सामाजिक आयाम क्या है, या यूं कहें कि जाति प्रथा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। उत्तर वैदिक काल आते आते जाति व्यक्ति और उसके कुल की पहचान बन चुकी थी। समाज में कुल के आधार पर व्यक्ति की श्रेष्ठता या निम्नता तय की जाने लगी थी। सामाजिक बंधन कठोर होते जा रहे थे। लोगों में ऊंच नीच, छुआछूत जैसी बुराइयां बढ़ने लगी थी। एक तरह से कहा जाए तो सामाजिक असमानता और अलगाव बढ़ने लगा था। इस जाति प्रथा का सबसे बुरा असर हुआ शूद्र वर्ग पर। शूद्र वर्ग समाज में हाशिए पर रहने लगा। उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। लंबे समय तक शिक्षा से दूर रहने का असर ये हुआ कि एक निश्चित वर्ग समाज में पीछे होता गया। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद इस वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई प्रयास किए गए। जाति प्रथा का एक दुष्प्रभाव ये हुआ कि इसने समाज में असमानता की खाई को और भी अधिक गहरा किया। जाति के नाम पर पक्षपात, दंगे, लड़ाई झगड़े, कितनी ही ऐसी समस्याएं हैं जिनकी जड़ सिर्फ जातिवाद है। जाति प्रथा के खिलाफ सामाजिक आंदोलन भी समय समय पर होते रहे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार जैसे सामाजिक सुधारकों ने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और निचली जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। लेकिन फिर भी व्यवहारिक तौर पर इसका विशेष सकारात्मक असर समाज पर दिखाई नहीं देता। भारत में जाति प्रथा इस कदर विद्यमान है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भारतीय समाज में अंतरजातीय विवाह को अभी तक पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं मिल सकी है।
आज भी अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपतियों को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां सामान्य तौर पर नहीं दिखाई देती, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भारतीय समाज में आज भी विद्यमान है। ऐसे में सवाल ये है कि इस समस्या को समाप्त करने के लिए संवैधानिक स्तर पर क्या प्रावधान किए गए हैं। जातिवाद एक ऐसी समस्या है जिसे व्यवहारिक तौर पर अभी तक समाप्त नहीं किया जा सका है। हालांकि कानूनी रूप से या प्रशासनिक तौर पर इसे समाप्त करने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं। मसलन संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। इसी तरह अनुच्छेद 15 असमानता के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। यह राज्य को समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16 समाज में सभी लोगों को रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी करता है। समाज में व्याप्त छुआछूत और ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है और इसके किसी भी रूप का पालन करने को दंडनीय अपराध घोषित करता है। इसके अतिरिक्त संविधान का अनुच्छेद 46 समाज में निम्न और कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक और शैक्षिक हितों की रक्षा से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने और उनके साथ होने वाले अन्याय की रक्षा के लिए निर्देशित करता है। साथ ही राजनीति में अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 330 और 332 का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी स्थिति में सुधार के लिए अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए और अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए इतने संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, फिर अभी तक भारतीय समाज से जातिवाद को समाप्त क्यों नहीं किया जा सका? भारतीय समाज से जाति प्रथा समाप्त न होने के कई कारण हैं। जातिवाद की जड़ें भारतीय समाज में बहुत गहरी हैं और यह प्राचीन काल से ही समाज का हिस्सा रहा है। यह समाज की संरचना और लोगों की मानसिकता में बसा हुआ है। हजारों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था ने समाज में गहरे विभाजन और भेदभाव को जन्म दिया है। भारत में जातिगत पहचान को लोग स्वयं की पहचान और परिवार की पहचान से जोड़कर देखते हैं। लोग सरनेम को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में लोग अपनी जातिगत के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मान्यताएं और रीति रिवाज जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। विवाह, भोजन और सामाजिक सहभागिता में जातिगत भेदभाव सामान्य रूप से देखा जाता है। इसके अलावा इस कुप्रथा के समाप्त न होने का एक बड़ा कारण भारतीय राजनीति भी है। राजनीति में शामिल बहुत से लोग अक्सर वोट बैंक के लिए जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, जिससे जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को बल मिलता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा की कमी और जागरूकता का अभाव भी जातिवाद को समाप्त करने में एक बड़ी बाधा है। शिक्षित समाज जातिवाद के दुष्प्रभावों को समझ सकता है और इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। ऐसे में देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। हालांकि भारत में जाति प्रथा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन फिर भी समय के साथ इसमें कुछ परिवर्तन आया है। कुछ स्थानों पर, विशेषकर मेट्रो सिटीज में, जाति प्रथा को लेकर लोग थोड़ा उदार हुए हैं और उनमें सामाजिक समभाव की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। भारतीय समाज में अंतर्जातीय विवाहों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, जो जाति प्रथा के कमजोर होने का संकेत है। हालांकि अभी इसे भी भारतीय समाज द्वारा पूरी तरह से स्वीकृति नहीं मिली है। चूंकि जाति प्रथा भारतीय समाज का एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसे समाप्त करने के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए जो समाज के ज्यादातर लोगों द्वारा स्वीकृत हो और किसी की भावनाएं आहत न हो।
इसके अलावा किसी भी जाति या वर्ग को शोषण से बचाने के लिए कठोर नियमों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे समावेशी विकास और समानता की आड़ में किसी भी वर्ग के साथ दुर्व्यवहार न हो सके। विद्यालयों में छात्र छात्राओं को जातिगत भेदभाव से दूर रहने और समानता का व्यवहार करने की शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही वयस्क लोगों को भी इस कुप्रथा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे लोगों में समाज के सभी वर्गों के प्रति समानता की भावना विकसित हो सके। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। जातिवाद और सामाजिक न्याय के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। साथ ही भारतीय न्याय प्रणाली में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए किए गए प्रमुख कानूनी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।